प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में मेवाड़ के गुहिल वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक जैत्र सिंह से लेके महाराणा मोकल तक के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैत्र सिंह, इनका जो शासनकाल है वो 1213 से 1253 ईस्वी तक रहा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जालौर के चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल ने गुहिल राजा सामंत सिंह को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, परंतु बाद में सामंत सिंह के छोटे भाई कुमार सिंह ने पुनः कीर्तिपाल से जो मेवाड़ का जो राज्य है वो पुनः जीत लिया था। कालांतर में जैत्र सिंह ने गुहिलों की इस पराजय का बदला लेने तथा आसपास के राज्यों पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया और उसने अपने समकालीन चौहान वंशीय राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। चौहान नरेश उदय सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जो पौत्री थी रूपा देवी, उसका विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। डॉक्टर ओझा के अनुसार मालवा के परमार नरेश देवपाल को भी जैत्र सिंह ने परास्त कर दिया था। गुजरात के सोलंकी नरेश भीमदेव द्वितीय के अल्पवयस्क होने के कारण शासन की जो बागडोर थी वो बघेल वंशीय लवण प्रसाद और उसके पुत्र वीर धवल के हाथों में चली गई थी। वास्तुपाल और तेजपाल नामक मंत्रियों ने उनकी स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया था। ये दोनों मंत्री तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध गुजरात और मेवाड़ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मैत्री का मेवाड़ और गुजरात के बीच मैत्री हेतु इन्होंने प्रस्ताव रखा, परंतु जैत्र सिंह ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1221 के लगभग जैत्र सिंह ने लवण प्रसाद से आगाटपुर अथवा आहड़ का अधिकार वापस छीन लिया गया। जैत्र सिंह के प्रसिद्ध जो सेनापति थे उनका नाम बालक और मदन था। जैत्र सिंह और दिल्ली सल्तनत, इस समय तक भारत में तुर्की राज्य की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और दिल्ली का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, वो मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे अपनी अधीनता में लाने का निश्चय कर चुका था। संभवतः इसकी जो तिथि है इल्तुतमिश के आक्रमण की वो निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। संभवतः 1222 से 1229 के मध्य या हो सकता है 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें जयसिंह सूरीकृत जो हमीर मद मर्दन है उससे पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना मेवाड़ की जो राजधानी थी नागदा वहां तक पहुंच गई। उसने आसपास के कस्बों और गांवों और राजधानी को लूटा और कई भवनों को नष्ट कर दिया। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जैत्र सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर चला गया और छापामार युद्ध पद्धति से स्थान स्थान पर मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया और अंत में तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि इल्तुतमिश को स्थायी सफलता न मिल सकी, लेकिन जो राजधानी नागदा नष्ट हो चुकी थी, अतः जैत्र सिंह ने नई राजधानी चित्तौड़ बनाई। मेवाड़ की जो नई राजधानी चित्तौड़ है वो जैत्र सिंह ने बनाई। इस युद्ध की जानकारी के स्रोत है हमीर मद मर्दन जो कि जयसिंह सूरी द्वारा रचित है तथा चिरवा का शिलालेख। मुस्लिम इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के मेवाड़ अभियान का उल्लेख तक नहीं किया। जो डॉक्टर के.एस. लाल है उनका कहना है कि मुस्लिम इतिहासकारों की इस चुप्पी का कारण सुल्तान इल्तुतमिश की पराजय थी। सिंध के नासरुद्दीन कुबाचा से संघर्ष। आबू शिलालेख जो कि रावल समर सिंह का है, उसके आधार पर डॉक्टर ओझा का मानना है कि जैत्र सिंह का सिंध के शासक नासरुद्दीन कुबाचा के साथ, जो नासरुद्दीन कुबाचा जो मोहम्मद गोरी का एक प्रमुख दास था और सेनानायक था, नासरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ भी जैत्र सिंह का युद्ध हुआ था। कुबाचा के एक सेनानायक ख्वास खां के गुजरात जाते समय अथवा गुजरात अभियान से लौटती हुई सेना के साथ जैत्र सिंह का युद्ध हुआ। शत्रु सेना
भाग खड़ी हुई। नेक्स्ट है दिल्ली सुल्तान नासरुद्दीन से संघर्ष। फरिश्ता के अनुसार 1248 ईस्वी के आसपास सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाया, लेकिन वे प्राणों के भय से अपने साथियों सहित चित्तौड़ के आसपास की पहाड़ियों में जा छिपा। सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन का पीछा किया। 8 महीने के प्रयास के बावजूद सुल्तान गयासुद्दीन असफल रहा और वापस दिल्ली लौट गया, और उसकी असफलता का कारण संभवतः जैतर सिंह का कड़ा प्रतिरोध रहा। जैतर सिंह का मूल्यांकन। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में जैतर सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके सुयोग्य नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में जैतर सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है, तथा जैतर सिंह को मेवाड़ की नव शक्ति का संचारक डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेज में। गौरीशंकर ओझा ने जैतर सिंह को रण रसिक की उपाधि दी। राणा कुंभा की जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है 1460 ईस्वी की, उसमें जैतर सिंह को चित्रकूट, मेदपाट, आगाट एवं वागड़ का राजा बताया गया है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ के आधार पर जैतर सिंह का देहांत 1253 ईस्वी के आसपास अनुमानित है। जैतर सिंह की रानी थी जयतल देवी। उनके द्वारा चित्तौड़ में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। नेक्स्ट है रावल तेज सिंह, जिनका शासनकाल 1253 से 1273 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का 1253-54 के लगभग रणथंबोर, बूंदी एवं चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, जो कि असफल कर दिया जाता है। दिल्ली का सुल्तान जो गयासुद्दीन था, उसका जो नायब था बलबन, उस दौरान बलबन को नायब के पद से हटा दिया गया था। तो बलबन अपने इक्ता नागौर की तरफ आया था, और इसी दौरान उसने 1253-54 के लगभग रणथंबोर, बूंदी एवं चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। परंतु तारीख के नासरी के लेखक मिनहाज सिराज के अनुसार उलुग खां अर्थात बलबन को सुल्तान ने नायब पद से हटाकर नागौर की एकता प्रदान की थी। तो बलबन ने नागौर जाने के बाद लूटमार द्वारा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से रणथंबोर, बूंदी और चित्तौड़ पर धावा बोला था, परंतु बलबन को असफल होकर वापस लौटना पड़ा। तेज सिंह ने परम भटारक, महाराजाधिराज एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। धौलका के बघेल शासक वीर धवल 1243 ईस्वी के आसपास त्रिभुवन पाल से गुजरात का राज्य छीन लिया था। वीर धवल ने इस वीर धवल का 1260 ईस्वी के लगभग आक्रमण होता है। चित्तौड़ के तलरक्ष सेम का पुत्र रतन और मेवाड़ का प्रधान भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। तेज सिंह ने वीर धवल की सेना को परास्त कर अपना विरुद्ध उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप धारण किया। 1260 ईस्वी में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना हुई, जो कि कमल चंद्र द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसे मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहा जाता है। और यह घटना मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में घटित हुई थी। नेक्स्ट है समर सिंह। समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1303 ईस्वी तक रहा। समर सिंह के 2 पुत्र हुए, एक था कुंभकर्ण, एक था रतन सिंह। तो जो कुंभकर्ण पुत्र था वो नेपाल चला गया अपनी पिता से आज्ञा प्राप्त करके, और नेपाल में गोहिल राजवंश की नींव रखी। विद्यार्थियों, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम्स में, कि नेपाल में गोहिल वंश की नींव किसने रखी? तो समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण ने। तथा जो दूसरा पुत्र था रतन सिंह, वो मेवाड़ का शासक बना 1302-3 ईस्वी तक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व एकलिंग महात्म्य ग्रंथ
के अनुसार ये विवरण मिलता है। जो समर सिंह है उसकी उपाधियां इस प्रकार है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। आबू शिलालेख में तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, चिरवे के शिलालेख में शत्रुओं को संहार करने में सिंह के सदृश और अत्यंत शूर कहा है। अचलगढ़ की जो पटावली से ज्ञात होता है कि आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव से अपने राज्य में समर सिंह ने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान रतनप्रभ सूरी व पार्श्व चंद जो कि जैन विद्वान थे तथा भाव शंकर, वेद शर्मा व शुभचंद नामक हिंदू विद्वान तथा शिल्पकार पदम सिंह, केल सिंह, कल्हण और करम सिंह निवास करते थे। इसके काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं समर सिंह के काल की, वो है रणथंभौर के हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर खिराज वसूला समर सिंह के समय, तथा अलाउद्दीन का गुजरात आक्रमण हुआ था। इसी दौरान 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन के दो सेना नायकों उलुग खां और नुसरत खां को अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण करने हेतु आदेश दिया। उस दौरान उलुग खां सिंध में था, इसने जैसलमेर पर आक्रमण किया और उसके बाद ये चित्तौड़ पहुंचा। वहीं नुसरत खां जो दिल्ली में था वो सीधा चित्तौड़ पहुंचा। दोनों की संयुक्त सेनाएं चित्तौड़ पहुंची तथा बनास नदी को पार कर मडोसा के किले पर अधिकार कर लिया और उसके बाद सेनाएं आगे बढ़ गई। कन्नड़ प्रबंध के लेखक पद्मनाभ के द्वारा भी इस घटना की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ तीर्थकल्प और रणकपुर प्रशस्ति का मंदिर का जो शिलालेख है वो भी ये जानकारी देते हैं कि गुहिल नरेश समर सिंह ने अलाउद्दीन को परास्त कर चित्तौड़ की रक्षा की थी। तीर्थकल्प के अनुसार जो कि आचार्य जिन प्रभ सूरी का ग्रंथ है, समर सिंह ने मुस्लिम सेना नायकों से दंड लेकर सेना को आगे बढ़ने दिया और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है। समर सिंह के काल के 8 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के 5 शिलालेख 1278 से 1299 ईस्वी तथा चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी, आबू का शिलालेख 1285 ईस्वी एवं दरीबा का लेख 1299 ईस्वी। नेक्स्ट है शासक रावल रतन सिंह, जिनका शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक रहा। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण। ये आक्रमण 28 जनवरी 1303 को हुआ तथा 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग को विजित कर लिया। इस चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण थे, अलाउद्दीन खिलजी ने इन कारणों से आक्रमण किया था। उनमें पहला कारण था चित्तौड़ का सामरिक व भौगोलिक महत्व, क्योंकि चित्तौड़ गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग के बीच में पड़ता था, तथा अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी होना। एवं तीसरा कारण जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार है कि रावल रतन सिंह की जो सुंदर रानी थी पद्मिनी, उसको प्राप्त करने की लालसा के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो कि 1540 ईस्वी में रचा गया अवधी भाषा में। दूसरा है अमीर खुसरो जो कि चित्तौड़ आक्रमणों के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। उसने खजाइनुल फुतू में इस घटना का उल्लेख किया है। 25 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार होने का खुसरो ने उल्लेख किया अपने ग्रंथ में। 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है जिसमें रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत सरदारों ने केसरिया किया तथा रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 महिलाओं द्वारा जौहर रचा गया। इस युद्ध में पद्मिनी का चाचा गोरा व भाई बादल भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि रतन सिंह के सेनापति होते हैं गोरा बादल। सुल्तान ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। चित्तौड़ विजित कर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख उसको दुर्ग भी सौंप दिया। 1313 से 15 तक खिज्र खां ने चित्तौड़ पर शासन किया। उसके बाद जो वहाँ के जो वंशज थे
जो गुहिल वंश के जो वंशज थे राणा हमीर के नेतृत्व में, उन्होंने खिजर खान की शाही सेना को लगातार परेशान किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खान को बुलाकर उसके स्थान पर जो मालदेव सोनगरा था उसको चित्तौड़ के दुर्ग का शासन सौंप दिया। इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के विरुद्ध युद्ध था, इसमें सिसोदा गांव का जो लक्ष्मण सिंह था वह अपने 7 पुत्रों सहित मारा गया। खिलजी ने बेड़च व गंभीरी नदियों के मध्य अपना पड़ाव डाला था। 1310 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में एक मकबरा बनवाया गया, जिसमें 11 मई 1310 को एक फारसी अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी अर्थात तो दूसरा सिकंदर, विश्व का चरवाहा, उस समय का सूर्य, ईश्वर की छाया एवं संसार का रक्षक बताया गया है। 1315 ईस्वी में खिजर खां दिल्ली चला गया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासन कानड़देव चौहान के रिश्तेदार अर्थात कानड़देव चौहान का जो भाई था, अलाउद्दीन का मित्र बन चुका था, मालदेव सोनगरा, जिसको मूछाला महादेव भी कहा जाता है बड़ी मूछें होने के कारण, उसको सौंप दिया गया। अब हम रानी पद्मिनी के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार रानी पद्मिनी सिंहल देश के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। इनकी माता का नाम चंपावती था। एक हीरामन नामक तोते के माध्यम से रतन सिंह को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में ज्ञात हुआ और रतन सिंह पद्मिनी को प्राप्त करने हेतु सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गया। वहां 12 वर्ष तपस्या के बाद वो रानी पद्मिनी से विवाह करके लौटता है। रतन सिंह ने राघव चेतन नामक एक तांत्रिक को अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था। अतः इस राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया। इस कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पद्मिनी के कारण आक्रमण के बारे में जो पद्मिनी के कारण चित्तौड़ आक्रमण हुआ था, इसके साक्ष्य है नैनसिरी ख्यात, कर्नल जेम्स टोड, पद्मावत, आईन अकबरी, तारीख फरिश्ता, जो कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा 1610 ईस्वी में लिखा गया। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने पद्मिनी की तुलना तारीख अलाई से की है। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने पद्मिनी की तुलना सेबा की महारानी से की है। खजाइनुल फुतूह का अन्य नाम तारीख अलाई भी मिलता है। दशरथ शर्मा रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद रावल रतन सिंह के बाद मेवाड़ में राणा या सिसोदिया वंश का शासन शुरू हो जाता है। राणा हमीर के नेतृत्व में सिसोदिया वंश की नींव रखी जाती है मेवाड़ में। 1326 से 1364 ईस्वी तक राणा हमीर का शासनकाल रहता है। हमीर सिसोदिया का सामंत होने के कारण अब मेवाड़ का जो राजवंश है वो सिसोदिया राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व में चित्तौड़ के गुहिल वंशी शासक रावल कहलाते थे। ये जो हमीर था ये राणा अरी सिंह अथवा उनका अन्य नाम अभय सिंह भी था, अभय सिंह का पुत्र था। लक्ष्मण सिंह का एकमात्र पुत्र जो भाग्यवश जीवित रहा था और चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान मारा नहीं गया, अन्य 7 मारे गए थे। इसी का पुत्र था हमीर। 1326 ईस्वी में राजा जैसा, ये डॉक्टर ओझा ने नाम बताया, राजा जैसा जो कि मालदेव सोनगरा का पुत्र था, अथवा रणकपुर शिलालेख के अनुसार दुर्ग रक्षक बनवीर, 12वीं की पुस्तक के अनुसार भी बनवीर ही मिलता है नाम, बनवीर सोनगरा। इसका मालदेव सोनगरा का पुत्र का नाम बनवीर सोनगरा मिलता है। वहीं ओझा ने राजा जैसा नाम बताया है। इसको हराकर 1326 ईस्वी में राणा हमीर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है तथा चित्तौड़ में गुहिलों के वंशज सिसोदिया वंश की नींव रखता है। हमीर के समय से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। हमीर ने केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाकर प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। एकलिंग महात्म्य के अनुसार झीलवाड़ा के स्वामी राघव को हमीर ने परास्त किया। वहीं श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार हमीर ने पहाड़ी भीलों के विद्रोही सरदार को परास्त किया।
ईडर के राजा जैतकरण को भी युद्ध में हमीर ने हराया तथा बूंदी के हाड़ा देवी सिंह को बूंदी राज्य प्राप्त करने में भी हमीर ने सहयोग दिया। चौहान मालदेव के पुत्र बनवीर जिससे उसने चित्तौड़ छीना था, उसको रतनपुर, खेराड़, गोडवाड़ आदि जागीरें प्रदान कर उसको अपना सामंत बना लिया। कर्नल जेम्स टोड का कहना है कि वह अपने समय का प्रबल हिंदू राजा था। कर्नल टोड ने राणा हमीर के बारे में कहा है कि अपने समय का प्रबल हिंदू राजा था और मारवाड़, जयपुर, बूंदी, ग्वालियर, चंदेरी, रायसीन, सीकर, कालपी, आबू के शासक उसके अधीन थे। राणा हमीर की कुछ प्रमुख उपाधियां इस प्रकार है। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ को पुनः अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया राणा हमीर ने, इस कारण उसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तथा विषम घाटी पंचानन या विकट आक्रमणों में सिंह के सदर्श जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें राणा हमीर की ये उपाधि मिलती है, विषम घाटी पंचानन, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में हौसला न खोने के कारण उसको ये उपाधि दी गई थी, विषम घाटी पंचानन। रसिक प्रिया टीका जो कि कुंभा द्वारा गीत गोविंद पर रचित है, उसमें राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर राणा हमीर ने करवाया था, इसकी जानकारी मोकल जी के शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट शासक हुआ सैतर सिंह, जिसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक रहा। हमीर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र सैतर सिंह मेवाड़ का राणा बना। उसने 1382 ईस्वी तक शासन किया। इसका अन्य नाम खेता भी मिलता है। इसने अजमेर, जहाजपुर, मंडल और छप्पन को अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया तथा मालवा के दिलावर का गोरी जो कि मालवा के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, उसका अन्य नाम अमीर शाह या अमीद शाह दाऊद भी मिलता है, उसको परास्त कर युद्ध में मार दिया और मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात महाराणा सैतर सिंह के समय होता है। हाड़ौती के हाड़ा शासकों को दबाने का श्रेय भी खेता को जाता है। सैतर सिंह की दासी खातिन से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चाचा और मेरा, इनका उल्लेख बाद में आएगा। 1382 ईस्वी में सैतर सिंह द्वारा बूंदी पर आक्रमण कर लिया जाता है तथा बूंदी का लाल सिंह हाड़ा मारा जाता है। सैतर सिंह की भी इसी युद्ध में बूंदी अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा कुछ समय तक बूंदी पर सिसोदियों का अधिकार रहा। नेक्स्ट है महाराणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह। इनका शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक रहा। महाराणा लाखा महाराणा हमीर का पौत्र व सैतर सिंह का पुत्र था। महाराणा लाखा की विजय मेरों को पराजित करके बदनौर प्रदेश को अपने अधीन किया। बूंदी के राव वीर सिंह हाड़ा को मेवाड़ का प्रभुत्व मानने के लिए विवश किया। जहाजपुर, मेरवाड़ा और शेखावटी क्षेत्र तथा बेराट जीता। आमेर के निकट सांखला राजपूतों को भी परास्त किया। वहीं डोडिया राजपूतों को आश्रय देकर राजपूत शक्ति का लाखा ने संगठन किया। धवल नामी डोडिया को तरणगढ़, नंदराय, मसूदा आदि की जागीरें देकर अपना उमराव बना लिया। भाग्यवश राणा लाखा के शासनकाल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई अते मेवाड़ का भाग्योदय हो गया, मेवाड़ का आर्थिक विकास हो गया। इसी कारण मेवाड़ में राणा लाखा ने कई किलों का निर्माण व मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। लाखा के शासनकाल में ही उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण पिछोली नामक गांव में होने के कारण इसको पिछोला झील कहा गया। इस झील का निर्माण छित्तर या पिछू नामक एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था अपने बैल की स्मृति में। तो पिछोला झील का निर्माण लाखा के शासनकाल में बंजारे के द्वारा करवाया जाता है। इस पिछोला झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा है। जग मंदिर व जग महल भी इसी के किनारे स्थित है। जग मंदिर का निर्माण है वो कर्ण सिंह के द्वारा शुरू किया गया और जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूर्ण करवाया गया। वहीं जग महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा किया गया। लाखा के दरबार में संस्कृत के
प्रकांड विद्वान जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट आदि को भी आश्रय मिला। राणा लाखा का वृद्धावस्था में राठौड़ राजकुमारी हंसा देवी, जो कि मारवाड़ नरेश राव चुंडा व रानी किशोरी देवी की पुत्री थी तथा रणमल की बहन थी, उसके साथ विवाह होता है। ये एक लाखा के काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। राणा लाखा जो था वो दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय रणमल अपनी बहन जो हंसाबाई थी उसके सगाई का नारियल लेके प्रस्तुत होते हैं। तो उस पर जो चुंडा था लाखा का बड़ा पुत्र वो उपस्थित नहीं था। तो लाखा ने कहा वृद्धावस्था में मेरे लिए ये नारियल किसने भेजा है। तो इस बात को फिर रखने के लिए चुंडा ने हंसाबाई से सगाई करना है स्वीकार कर दिया और राणा लाखा ने हंसाबाई से वृद्धावस्था में विवाह किया। और जो हंसाबाई का जो भाई था रणमल, उसने इस शर्त पर विवाह किया कि उसकी बहन का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक होगा। तो लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा ने रणमल को वचन दिया कि राणा लाखा वे हंसाबाई का होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। आजीवन कुंवारा रहकर मेवाड़ का संरक्षण बनने की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। लाखा व हंसाबाई के विवाह के 13 महीने बाद हंसाबाई ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मोक्कल रखा गया। चुंडा के त्याग से प्रसन्न लाखा ने चुंडा को मोक्कल का रक्षक नियुक्त किया और यह नियम कर दिया कि भविष्य में मेवाड़ के महाराणाओं के सभी पट्टों, परवानों और सनदों पर चुंडा और उसके वंशजों के भाले का निशान अंकित होता रहेगा। नेक्स्ट है राणा मोक्कल। 1421 से 1433 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। राज्याभिषेक के समय मोक्कल की आयु केवल 12 वर्ष थी। अतः लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने उसका अभिभावक बनकर कुशलतापूर्वक शासन चलाया। मोक्कल की जो माता हंसाबाई थी उसको संदेह था कि कहीं अवसर मिलने पर चुंडा मेवाड़ सिंहासन हस्तगत न कर ले। इस बात को जब स्वाभिमानी चुंडा को आभास हुआ इस बात का, तो वह मांडू के सुल्तान की सेवा में मेवाड़ छोड़कर वो चला जाता है। मेवाड़ के ख्यातकार तथा वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मांडू जाते समय चुंडा राघव देव के अतिरिक्त अपने अन्य सभी भाइयों को साथ ले गया। राघव देव को मोक्कल की सुरक्षा के निमित्त चुंडा छोड़ जाता है। हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुला लिया और राज्य का सभी भार है उसको सुपुर्द कर दिया। रणमल ने कई राठौड़ों को बुलाकर उच्च पदों पर स्थापित कर दिया। रणमल ने इसी दौरान मेवाड़ी सरदार राघव देव जो कि चुंडा का भाई था उसकी भी हत्या करवा दी। उधर मारवाड़ का शासक जो चुंडा था रणमल का पिता, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और राठौड़ सरदारों ने रणमल के छोटे भाई कान्हा को नया राजा घोषित कर दिया। रणमल ने हालांकि उत्तराधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया परंतु वो सफल नहीं रहा। संयोगवश शीघ्र ही कान्हा की भी मृत्यु हो जाती है तथा मारवाड़ के सिंहासन के लिए राठौड़ों में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तब राणा मोक्कल ने रणमल को सैनिक सहायता दी और मेवाड़ की सहायता से रणमल मारवाड़ के सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता है। रणमल ने कालांतर में मंडोर को केंद्र बनाकर शक्ति को सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया। रणमल के चले जाने के बाद मालवा के सुल्तान होसंग शाह द्वारा गागरोन के दुर्ग पर आक्रमण किया जाता है। गागरोन का जो दुर्ग रक्षक था अचलदास खिंची, जो कि राणा मोक्कल का दामाद था, जो लाला मेवाड़ी पुत्री थी मोक्कल की, उसका विवाह अचलदास खिंची के साथ हो रखा था। तो होसंग शाह के आक्रमण के समय अचलदास खिंची मारा गया और गागरोन पर मालवा का अधिकार हो गया। 1428 ईस्वी के लगभग मोक्कल ने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में परास्त किया। जालोर, सांभर देश को रोंदा और गुजरात के अहमद शाह को भी पराजित किया। यह गोपीनाथ शर्मा का विवरण है। जहाजपुर के किले
के घेरे में भी मोकल को विजय प्राप्त हुई तथा हाड़ों के मान मर्दन में भी मोकल को सफलता मिली। मोकल के प्रमुख दरबारी, जो प्रमुख शिल्पी थे उनमें थे फन्ना, मन्ना और विसल। प्रकांड विद्वान थे योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट। मोकल ने चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर था, या जिसको भोज का मंदिर भी कहते थे, जिसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया था, और उसका जीर्णोद्धार करवाया और वर्तमान जो नाम है समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर, वो वर्तमान नाम महाराणा मोकल के नाम पर रखा गया। ये जो समिदेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है। श्री एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर का परकोटा बनवाकर मंदिर की सुरक्षा की भी महाराणा मोकल ने समुचित व्यवस्था की तथा ब्राह्मणों के वेदाध्ययन के प्रबंध के लिए भी मोकल ने उचित व्यवस्था की। महाराणा मोकल की मृत्यु। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वारा 1433 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है। उस आक्रमण का मुकाबला करने हेतु महाराणा मोकल सेना सहित जा रहे थे, तो उसी दौरान धोखे से झीलवाड़ा नामक स्थान पर, जो कि राजसमंद का एक गांव है झीलवाड़ा, वहाँ महाराणा खेता की पासवान के पुत्र, हमने पीछे पढ़ा था महाराणा सेतर सिंह या खेता की जो खातिन दासी थी पासवान, उसके पुत्र चाचा और मेरा ने महपा पंवार नामक मेवाड़ी सरदार के कहने पर महाराणा मोकल की हत्या कर दी। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।